गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। आशा कर रहे हैं कि आप अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे, ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट ले रहे होंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था औद्योगिक महत्व के कुछ अल्कोहल के बारे में, जिन्हें हमने आपसे मेथेनॉल और एथेनॉल के बारे में अध्ययन किया था और बताया था कि मेथेनॉल की प्रकृति कैसी होती है, जहरीली होती है, विषैली प्रकृति होती है। और एथेनॉल के बारे में हमने आपको बताया था कि एथेनॉल जो होता है स्टार्च युक्त पदार्थों के द्वारा बनाया जाता है। तो हमने वहाँ पर आपसे एक विधि डिस्कस कर ली थी जिसे हमने सीरे के द्वारा मोलेसिस सीरे के द्वारा क्या किया था, एथेनॉल के निर्माण की विधि को अध्ययन कर लिया था। आज हम क्या करते हैं, जो एथेनॉल है उसको बनाने की दूसरी विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। जो हमारा गेहूँ है, चावल है या मक्का है या जौ है, यानी कि जो स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ है जिनमें स्टार्च जो होता है प्रचुरता से होता है, उनके द्वारा जब हम क्या करते हैं, किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, एथेनॉल का निर्माण कर सकते हैं, उनके बारे में क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। नाउ वी आर स्टार्ट टुडे टॉपिक्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन मेथड ऑफ एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल को बनाने की विधियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो पहली विधि हमने शीरे के द्वारा क्या कर ली थी, अध्ययन करती थी बाय द शीरा। शीरा जो होता है शीरे के द्वारा। दूसरी विधि है हमारी, जो सेकंड विधि है, स्टार्च युक्त पदार्थों के द्वारा। लेकिन जिसमें स्टार्च क्या होता है, प्रचुरता से होता है, उससे हम किस प्रकार से क्या कर सकते हैं। तो स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ जो होते हैं हमारे क्या है, गेहूं है, चावल है, जौ है, मक्का है आदि। ये सब क्या होते हैं, स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं। इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एथेनॉल का निर्माण कर सकते हैं। तो एथेनॉल का निर्माण इनके द्वारा किस किस प्रक्रम के द्वारा होगा, कैसे होगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो इन प्रोसीजर में सबसे पहले क्या होगा, आपका सेकेरीकरण क्रिया होगी। सेकेरीकरण क्रिया होगी सबसे पहले। सेकेरीकरण में क्या होगा, आपका स्टार्च जो होगा, स्टार्च को माल्टोस, ठीक है, स्टार्च को माल्टोस में परिवर्तित किया जाएगा। यानी कि स्टार्च जो होगा पहले क्या करेंगे, हम माल्टोस में इसे परिवर्तित करेंगे। फिर माल्टोस से क्या करेंगे, हम ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। फिर ग्लूकोज से क्या करेंगे, हम एथेनॉल का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा स्टार्च जो होगा वो माल्टोस में क्या होगा, हमारा परिवर्तित होगा। तो इसमें क्या होता है, कई प्रोसीजर होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है हमारा मैश निर्माण, मैश का निर्माण। ठीक है, तो मैश के निर्माण करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पार्ट में क्या होगा, इसमें मैश का निर्माण होगा। तो मैश के निर्माण के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने अभी ऊपर लिखा, गेहूं है या आपका चावल है या आपका आलू है या आपका मक्का है या आपका जौ है, जो भी पदार्थ है आदि में से क्या करेंगे, इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे और इन्हें भाप के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर क्या करेंगे, इसे भाप के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े काटेंगे, इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उच्च ताप तथा उच्च दाब पर भाप के साथ गर्म करते हैं। किसके साथ गर्म करते हैं, भाप के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, जिससे दूधिया रंग का पदार्थ प्राप्त होता है। दूधिया रंग का पदार्थ प्राप्त होता है जिसे मैश कहा जाता है। क्या कहते हैं, होता है जिसे मैश कहते हैं। ठीक है, जिसे मैश कहा जाता है। पहला तो ये होगा, मैश कहा जाता है, मैश कहते हैं। अब क्या करेंगे, माल्ट का निर्माण। सेकंड, माल्ट का निर्माण। ये जो माल्ट होगा वो कैसे बनाएंगे, तो जो हमारा जौ होता है, हम बात करें अंकुरित जौ की,
अंकुरित जौ में क्या होता है, डाइस्टेज नामक एंजाइम क्या होता है, प्रचुरता से होता है, बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, डाइस्टेज नामक एंजाइम उसमें उपस्थित होता है, जो अंकुरित जौ है। सामान्य जौ में भी होता है लेकिन अंकुरित में ज्यादा होता है। तो हम क्या करेंगे, जौ को क्या करेंगे, एक कमरे में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं 2-3 दिन के लिए, ठीक है। 2-3 दिन तक डालने के बाद क्या हो जाता है, उसमें अंकुरित हो जाता है, अंकुरण हो जाता है, और वो क्या हो जाती है, फूल अंकुरित होने के कारण से उसमें क्या हो जाता है, डाइस्टेज नामक एंजाइम जो होता है वो प्रचुरता में क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जौ को 288 केल्विन ताप पर कमरे में फैला देते हैं, जिससे 2-3 दिन में जो अंकुरित हो जाता है, जो अंकुरित हो जाएगा। अब जो जब अंकुरित हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, डाइस्टेज नामक एंजाइम जो होगा वो प्रचुरता से अधिकता से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, उसे वहां से निकालेंगे। इसके पश्चात जौ को जल के साथ पीस लेते हैं। प्राप्त द्रव माल्ट एक्सट्रैक्ट, ठीक है। प्राप्त द्रव जो होता है इसे छानेंगे। जब हम प्राप्त द्रव को क्या करेंगे, प्राप्त द्रव को छानते हैं। छने हुए द्रव को क्या कहते हैं, माल्ट सत कहा जाता है, माल्ट एक्सट्रैक्ट, ठीक है, माल्ट एक्सट्रैक्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या बनाया, पहले मैश का निर्माण किया, फिर हमने क्या किया, माल्ट का निर्माण किया। अब दोनों क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तत्पश्चात हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में मैश प्लस माल्ट क्या करेंगे, मैश और माल्ट को क्या करेंगे, एक साथ एडजस्ट करेंगे और 323 से 333 केल्विन ताप पर विलयन को रखेंगे। ठीक है, रखने के बाद क्या होगा, जो इसमें डाइस्टेज एंजाइम होता है, तो डाइस्टेज एंजाइम क्या करता है, जो स्टार्च होता है, स्टार्च को क्या कर देता है, वो माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। कुछ दिनों तक रखने पश्चात क्या होगा, हमारा जो स्टार्च होगा C6H10O5 की पावर N प्लस NH2O। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा C12H22O11, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, माल्टोज बन जाएगा। तो पहली विधि कौन सी हमने करी, पहले क्रिया कौन सी करी, पहले क्रियाकलाप जो किया वो किया हमने, क्या सेकेरीकरण। सेकेरीकरण में क्या किया हमने, यहाँ पर हमने जो स्टार्च था, स्टार्च से क्या किया हमने, यहाँ माल्टोज का निर्माण किया है। तो इस प्रकार से हमें क्या हो जाता है, स्टार्च से माल्टोज की प्राप्ति हो जाती है। अब हमें क्या हुआ, ये सेकेरीकरण क्या हो गया, हमारे मेथड पूरा हो गया। अब इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, माल्टोज से क्या करेंगे, ग्लूकोज को प्राप्त करेंगे, ग्लूकोज से क्या करेंगे, एथेनॉल को प्राप्त करेंगे, एथेनॉल का आसवन करेंगे, तो फिर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारा जो हो जाएगा वो अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो 20 स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन। तो जो हमें माल्टोज प्राप्त हुआ है, इसका क्या करेंगे, विलयन ले लेंगे और हम क्या करेंगे, 303 केल्विन टेम्परेचर का उपयोग करेंगे।
कितना टेम्परेचर लेंगे, 303 केल्विन टेम्परेचर लेंगे और क्या लेंगे यहाँ पर, खमीर लेंगे, खमीर इसके अंदर मिला देंगे। ठीक है, तो जो माल्टोज होता है उसे कन्वर्ट करेगा C12H22O11 प्लस H2O। तो जो माल्टोज होता है उसके ऊपर माल्टेज, तो माल्टेज नामक एंजाइम जो होगा वो क्या करेगा, इसके ऊपर वर्क करेगा और वर्क करने के बाद इसे क्या करेगा, ग्लूकोज के मोलिक्यूल में, अणु में क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा। ये क्या आपका ग्लूकोज, ये आपका क्या है, ये माल्टोज। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर ये ग्लूकोज मिल गया। हम जानते हैं हमने यहाँ खमीर मिलाया था, तो खमीर में इन्वर्टेज और जाइमेज दोनों एंजाइम होते हैं। तो सी पार्ट में क्या होगा, आपका जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज का एथेनॉल में परिवर्तन होगा। किसमें परिवर्तन होगा, एथेनॉल में परिवर्तन होगा, किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पर C6H12O6 जो ग्लूकोज है, तो इसको क्या करेगा, जो हमारा जाइमेज एंजाइम है वो कन्वर्ट कर देगा एथेनॉल में C2H5OH प्लस। के अंदर से क्या हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या हो जाती है, रिमूव्ड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको। ठीक है, बैलेंस कर लो रिएक्शन को। तो यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 लगा दो, 2 दूनी 4 और 10 12 और 2। तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पर कार्बन के हो गए 4, तो यहाँ लगा दो 2, ऑक्सीजन के हो गए 2, यहाँ होगा 4, यहाँ होगा, तो बैलेंस हो गई। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको एथेनॉल प्राप्त हो जाएगी। प्राप्त जो एथेनॉल होता है की सांद्रता कितनी होती है, 10 से 15% होती है, जिसे वाश कहते हैं। हमने आपको बताया था वाश कहते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो वाश है लास्ट में क्या करेंगे, इसका आसवन करेंगे। आसवन क्या करेंगे, आसवन के लिए हम क्या करेंगे, वही विधि है जो पहले बताई थी, कॉफी भबका विधि द्वारा क्या करेंगे, इसका आसवन करेंगे। तो जो कॉफी भबका विधि विशेष प्रकार का प्रेशर होता है, तो जब हम इसके द्वारा क्या करेंगे, इसका आसवन करेंगे, तो हमें 95.5% का क्या होगा, एथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होती है, हमारा जो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एथेनॉल की प्राप्ति हो जाती है। तो स्टेप बाय स्टेप हमने बहुत सारे वर्क किए। इसमें पहले क्या किया, इसमें सेकेंडरीकरण किया। सेकेंडरी में हमने पहले मैश का निर्माण किया, फिर मैश के बाद हमने माल्ट का निर्माण किया, फिर मैश और माल्ट को मिलाया। मिलने के बाद हमारे पास क्या हुआ, हमें माल्टोस की प्राप्ति हुई। माल्टोस को हमने क्या किया, फिर खमीर मिलाकर पुनः गर्म किया, तो रख दिया उसको 303 केल्विन टेम्परेचर पर रख दिया माल्टोस एंजाइम की उपस्थिति में। तो क्या हुआ, आपको ग्लूकोज प्राप्त हो गया। तो ग्लूकोज ने क्या किया, एथेनॉल मिला। एथेनॉल का क्या करने के बाद आसवन करने पर हमें क्या मिलता है, 95.5% का सांद्रता का जो होता है हमें एथेनॉल प्राप्त हो जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट इसका, फिर आगे हम आपसे बात करते हैं एथेनॉल के बारे में और थोड़ी सी। तो इस प्रकार से हमने आपसे 2 विधियों का डिस्कशन किया है। पहली जो विधि है वो आपकी क्या है, वो बाय सीरा मोलेसिस के है। दूसरी क्या है, स्टार्च युक्त कोई भी कंपाउंड होता है उसके बेस पर क्या किया है, हमने यहाँ पर अध्ययन किया है एथेनॉल के निर्माण की विधि का। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इनके गुणधर्म के बारे में कि जो एथेनॉल होता है उसके अंदर कौन कौन से क्या होते हैं, गुणधर्म पाए जाते हैं। प्रॉपर्टीज के बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, गुणधर्म, किसके गुणधर्म, एथेनॉल के गुणधर्म के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। एथेनॉल कौन कौन से गुणों को, तो गुण प्रदर्शित करता है। नंबर 1, यह है रंगहीन ज्वलनशील द्रव है। यह रंगहीन ज्वलनशील द्रव है। ठीक है, रुचिकर गंध होती है। क्या होती है, रुचिकर गंध होती है। क्वथनांक जो होता है 351.2 केल्विन होता है। चौथा, स्वापक प्रकृति का होता है। स्वापन नशीला, नशीला नशा उत्पन्न करने वाला होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, ये इससे गुणधर्म है। और रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो यह एथेनॉल
एल्केनॉल द्वारा प्रदर्शित सभी रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जितने भी गुण होंगे ना सबको क्या करेगा, ये प्रदर्शित करता है, जो हमने आपसे डिस्कशन किए थे। तो ये क्या है, इसके गुणधर्म है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें, उपयोग की हम बात कर लें, तो उपयोग की बात करें तो हमारे पास पहला उपयोग आ जाएगा इसका पेंट, वार्निश आदि के लिए विलायक के रूप में। क्या करेगा, पेंट वार्निश आदि के लिए क्या करेगा, विलायक का काम करेगा, विलायक के रूप में हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है इसका, दूसरा उपयोग जो है वह इसका औषधियां बनाने में, औषधियां बनाने में, औषधियां मीन्स टिंचर, जो चोटों पर लगाया जाता है, टिंचर बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, तीसरी हम बात करें इसकी। ठीक है, क्या होता है, तीसरा होता है पेय पदार्थ, नशीले पदार्थ बनाए जाते हैं, पेय पदार्थ, बेवरेज, पेय पदार्थ बनाने में क्या होता है, इसका यूज होता है। नंबर 4, पारदर्शी साबुन, और इत्र, इनके जो हमारे क्या होता है, परफ्यूम्स होता है, और रंग, पॉलिश आदि बनाने में। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, ये इसके उपयोग है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक दो कंपाउंड्स हो रहे हैं, उनके भी उपयोगों का क्या कर लेते हैं, हम अध्ययन कर लेते हैं, जो अल्कोहल से रिलेटेड है। ठीक है, एक तो एथिलीन ग्लाइकोल है और ग्लिसरॉल है, या जिसको ग्लिसरीन कहा जाता है सामान्य भाषा में। ठीक है, तो उनके गुणधर्मों का भी क्या कर लेते हैं, हम अध्ययन कर लेते हैं साथ साथ ही। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल के बारे में, एथिलीन ग्लाइकोल के बारे में, CH2OH, CH2OH। ठीक है, इनके उपयोग के बारे में बात करें तो नंबर 1 है टेरिलीन, जो पॉलीमर होता है, टेरिलीन के निर्माण में होता है। दूसरी बात करें परिरक्षक के रूप में होता है। तीसरी बात करें हम स्नेहक, लुब्रिकेंट, स्नेहक के रूप में इसका उपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल के बारे में, कि ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल का उपयोग क्या है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ग्लिसरीन, ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल अध्ययन करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH2OH, CHOH, CH2OH। ठीक है, फॉर्मूला होता है। तो क्या होगा, इसका विस्फोटक बनाया जाता है, विस्फोटक बनाने में। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन जो होता है विस्फोटक होता है, उसमें ये आर्द्रताग्राही होता है। आर्द्रताग्राही होने के कारण, ठीक है, इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, ठीक है, आर्द्रताग्राही होने के कारण इसका उपयोग जो किया जाता है वो सौंदर्य प्रसाधन। ठीक है, टूथपेस्ट, ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, आदि बनाने में होता है। ठीक है, इनमें होता है। तीसरे अगर हम बात करें, स्नेहक के रूप में इसका यूज होता है। चौथी अगर हम बात करें, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे
आदि बनाने में भी क्या होता है, इसका प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल के और ये क्या आपके ग्लिसरीन के क्या है, प्रयोग नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आगे हम बात करते हैं आपसे अल्कोहल से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावली के बारे में कि अल्कोहल से संबंधित जो शब्दावली होती है उसका क्या क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो अल्कोहल से संबंधित शब्दावली, नंबर 1 है परिशुद्ध अल्कोहल। ठीक है, परिशुद्ध अल्कोहल का मतलब होता है 100% शुद्ध अल्कोहल, यानी कि जिसमें क्या होता है, कोई इम्प्योरिटीज नहीं होती है। 100% शुद्ध अल्कोहल क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका परिशुद्ध अल्कोहल कहलाता है। ठीक है, दूसरा है आपका परिशोधित अल्कोहल। परिशोधित अल्कोहल होता है आपका 95.5% जो होता है आपका एथेनॉल प्लस 4.5% जो होता है इसमें वाटर होता है। एक मिक्सचर होता है जो 351.2 केल्विन ताप पर क्या होता है, आश्रित होता चला जाता है। तो ये क्या होता है आपका, जो होता है परिशोधित अल्कोहल होता है। तीसरा हम बात करें पावर अल्कोहल। ठीक है, पावर अल्कोहल क्या होता है, पेट्रोल प्लस बेंजीन प्लस ईथर प्लस एथेनॉल, जो क्या होता है, इनका जो मिक्सचर होता है, चारों चीजें होती है इसमें मिक्सचर, पेट्रोल बेंजीन ईथर और एथेनॉल का मिक्सचर होता है पावर अल्कोहल, यानी कि जो अधिक पावर वाला, यानी कि अधिक ऊर्जा उत्पादन करता है, अधिक इसकी पावर होती है। तो इन सबका मिश्रण जो होता है वो क्या कहलाता है आपका पावर अल्कोहल कहलाता है। पेट्रोल प्लस बेंजीन प्लस ईथर प्लस एथेनॉल का मिक्सचर क्या कहलाता है आपका पावर अल्कोहल कहलाता है। नंबर 4 हम बात करें आपसे, जो चौथा होता है वो होता है आपका मैथिलीकृत या विकृत अल्कोहल या मैथिलीकृत अल्कोहल भी कहा जाता है जिसको। अब क्या होता है हम जानते हैं, जो हमारा एथेनॉल होता है वो पीने के लिए क्या होता है, यूज होता है। अब अगर इंडस्ट्री में जाता है यूज्ड कोई मैटर बनाने, कोई कंपाउंड बनाने के लिए, तो वहां पर क्या होगा, इसके पीने के कोई भी, अगर किसी को शराब की लत लगी होगी तो उसको पी जाएगा, तो उसे रोकने के लिए, उसे ड्रिंकिंग अनफिट करने के लिए, पीने अयोग्य बनाने के लिए इसमें क्या कर दिया जाता है, जहरीले पदार्थ मिला दिए जाते हैं। ठीक है, एथेनॉल को पीने अयोग्य बनाने के लिए इसमें मेथिल अल्कोहल, पिरिडीन जैसे विषैले पदार्थ मिला दिए जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त अल्कोहल को विकृत अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं, विकृत अल्कोहल कहते हैं। इसमें क्या होता है आपका एथेनॉल 80 से 85% तक लेवल होता है। मेथेनॉल CH3OH जो आपका मेथेनॉल है वो हमारा 10 से 15% तक होता है। प्रिडीन और अन्य क्षारक जो होते हैं वो क्या होते हैं, 1% होते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो ये जो हमारा एथेनॉल होता है ये पीने अयोग्य हो जाता है। अगर इसको कोई पी लेता है तो क्या हो सकता है, वो अंधा हो सकता है या इसकी मृत्यु भी हो सकती है, अभी हमने आपसे डिस्कस किया। तो ये शब्दावली है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बात करते हैं एक दो और शब्दावली इससे रिलेटेड है। इसके बाद ये आपका अल्कोहल जो टॉपिक्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपसे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा आपका टुमारो। उसके बाद बात करेंगे हम फिनॉल के बारे में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आपसे प्रूफ स्पिरिट।
पांचवा है प्रूफ स्पिरिट। तो प्रूफ स्पिरिट क्या होता है? तो शराब की तीव्रता, यहाँ %% ऑफ एल्कोहल को नापने के लिए एक मानक का प्रयोग किया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? प्रूफ स्पिरिट कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रूफ स्पिरिट कहा जाता है। एक मानक माना गया है गवर्नमेंट के बेस पर, उसे क्या कहा जाता है? प्रूफ स्पिरिट कहा जाता है। इसके परसेंटेज ऑफ एल्कोहल के बेस पर क्या किया जाता है? यहाँ पर जो किया जाता है, एल्कोहल की पावर, यानी कि जो शराब है हमारी कितनी पावर वाली है, उसके बेस पर इसके ऊपर क्या लगाया जाता है? टैक्स लगाया जाता है। यानी कि अल्कोहल की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा टैक्स लगेगा, अल्कोहल की क्वांटिटी कम होगी तो इसके ऊपर क्या लगाया जाएगा? कम टैक्स लगाया जाएगा। तो मैक्सिमम क्वांटिटी जो होती है वो कितना होता है? यहाँ पर 57.1% क्या होता है? एल्कोहल होता है, और प्लस 42.9% क्या होता है? इसके अंदर वाटर होता है। तो ये मैक्सिमम क्वांटिटी है। यानी किसी भी अल्कोहल में आपको 57, किसी भी शराब यानी कि वाइन में आपको 57.1% से हायर जो मिलेगी आपको यहाँ पर अल्कोहल की क्वांटिटी नहीं मिलेगी। अगर इससे हायर हो जाती है तो हमारी बॉडी के लिए क्या होती है? वो हार्मफुल होती चली जाती है। तो ये मैक्सिमम क्वांटिटी है, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वांटिटी 57.1% अल्कोहल हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट आपका एल्कोमीथी। एल्कोहलमीथी। तो अल्कोहल मीथी क्या है? अल्कोहल मीथी जो होती है वो भी रिलेटेड है कि अल्कोहल की क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी है, यानी कि अल्कोहल की मात्रा को निर्धारित करने की विधि को अल्कोहल मीथी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या थी? ये हमारे कुछ अल्कोहल से संबंधित क्या थी? शब्दावलियां थी।